नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जब खतरे में सीमा पर जवान है और खतरे में देश में किसान है, फिर कैसे कह दूं कि मेरा भारत महान है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज बच्चों, अगर आज हमने भारत के किसान का साथ नहीं दिया, आज हमने अन्नदाता का साथ नहीं दिया, तो बच्चों वह दिन दूर नहीं है जब अन्नदाता है ना, वो क्या करेगा, खेती करना ही बंद कर देगा। आज अन्नदाताओं को हमारी जरूरत है। और जब भी किसानों के हित में बोलेंगे ना, तो डिसलाइक करने वाले मिल जाएंगे, हमें उसकी परवाह नहीं है। और लाल बहादुर शास्त्री जी भी जो बात कहते थे, जितनी कीमत सरहद पर जवान की है, उतनी ही कीमत खेत में किसान की है। और आज जो ये मतलब खुद को एजुकेशनिस्ट बोलते हैं ना, और कहते हैं इस बिल में बुराई क्या है, कभी ग्राउंड लेवल पर जाकर इस बिल को पढ़कर देखो। सरकार ने 1955 में ही ना ऐसा कानून लेकर आई थी कि कोई भी है ना, वो आप मतलब जो अपना अनाज है ना, उसका स्टॉक नहीं कर सकता, क्योंकि स्टॉक करने के बाद में ना बच्चों, जब डिमांड ज्यादा बढ़ती जाएगी और पूर्ति नहीं होगी, तो स्टॉक कौन करेगा? किसान तो नहीं कर सकता ना, व्यापारी कर सकता है ना। इसीलिए 1955 में जो कानून बना था, कोई स्टॉक नहीं कर सकता। आज उसी पर कानून लेकर आई है कि कोई भी स्टॉक कर सकता है। केवल उस टाइम स्टॉक नहीं करेगा जब देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो, युद्ध के टाइम में या आपातकाल के टाइम में स्टॉक नहीं करेगा, अदरवाइज कर सकता है। अब किसान, आपको लगता है क्या बच्चों स्टॉक कर पाएगा? वो तो वेट करता है कि मेरी फसल है ना, कब ये मतलब तैयार हो और कब मैं फसल को बेचूं, क्योंकि उस पर कर्ज ही इतना होता है। स्टॉक कौन करेगा बच्चों? व्यापारी लोग करेंगे ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो बिल में लिखा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, विदेशी कंपनियां ही ना पूरे के पूरे गांव से कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि आप ये फसल बो, हम आपकी इस फसल को इस दाम पर लेंगे। और सरकार है ना, बीच से निकल रही है, अब तो हमारी फसल नहीं बिकती ना, तो हम सरकार को के खिलाफ धरना दे देते हैं, क्योंकि हमारी फसल क्यों नहीं बिक रही। तब सरकार को जिम्मेवारी लेनी होती है, और इस बिल के बाद सरकार है ना पिछले दरवाजे से निकल जाएगी। बच्चों, एक मैं तो गलत हो सकता हूं, पूरे भारत का किसान तो गलत नहीं हो सकता ना। और किसान है ना बच्चों, इतना अन्नदाता होता है, इतना नरम दिल का होता है, जब खेत में ना बिजाई करता है ना, और किसी है ना पक्षी के खेत के बीच में अंडे आ जाते हैं ना, तो उनको भी उठाकर साइड में रख देता है, या इतनी इतनी जमीन को छोड़ देता है, ताकि है ना उन पक्षियों को भी जीवन मिल सके। किसान हर एक का भला चाहता है, लेकिन किसान का भला कोई नहीं चाहता। और बच्चों, एक ब्लू व्हेल नामक कोई गेम आया था, और उस गेम का ना अंतिम चरण होता था सुसाइड, और सरकार ने ब्लू व्हेल नामक गेम पर रोक लगा दी थी। अब सरकार को मैं बताना चाहता हूं, किसान भी हर साल ना वो ब्लू व्हेल वाला गेम ही खेल रहा है, और जिसका अंतिम रिजल्ट है आत्महत्या, और किसान सुसाइड करेगा। अगर आपने इस काले बिल को अगर बंद नहीं किया, अगर सरकार कहती है बिल सही है, एमएसपी मिलेगा, तो लिख कर दे दो ना, गारंटी दे दो हमें कि एमएसपी हम देंगे। तो अगर एमएसपी में सरकार लिख कर नहीं दे रही ना, तो कहीं तो कोई गड़बड़ है। इस गड़बड़ को समझने की कोशिश करो। और बच्चों, प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से अकेला लड़ रहा था ना, तो भारतीय राजाओं ने सोचा तुम्हारा क्या जाता है, और पूरा भारत गुलाम हो गया। आज अगर आपने सोच लिया किसान की दिक्कतें हैं, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, तो वही होगा, पूरे भारत में विदेशी ही कंपनियां होगी, और तब भारत की सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि हर हाल में इसको सपोर्ट करना है, अन्नदाता नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आज की हम वीडियो की बच्चों शुरुआत करते हैं। आज भी स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ताकि बच्चों का किसी भी कारण से ना कोई दिक्कत ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, जय मां सरस्वती का नाम लेकर। आगे आता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा
संपत्ति को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो बच्चों स्टार्टिंग में ना हमारे मौलिक अधिकार कितने होते थे? 7 होते थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ना 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और आर्टिकल 301 के तहत इसे ना कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। आगे आता है बच्चों चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर है? तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है ना कहाँ पर रहेगा बच्चों? यमुना नगर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। और चौधरी देवीलाल है ना ये CDLU इनके नाम से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है ना वो कहाँ पर रहेगी? सिरसा में रहेगी। और CDLU 2003 में बनी। इनके नाम से ना चौधरी देवीलाल है ना खेल स्टेडियम 2 जगह रहेगा। और एक खेल स्टेडियम रहेगा आपका पंचकुला में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। और एक खेल स्टेडियम रहेगा आपका यमुना नगर में रहेगा। पंचकुला और यमुना नगर में चौधरी देवीलाल क्या रहेगा बच्चों? हर्बल पार्क रहेगा। कहाँ पर रहेगा? ये यमुना नगर में चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क रहेगा। स्टेडियम है ना पंचकुला में भी रहेगा और स्टेडियम है ना ये हर्बल पार्क यमुना नगर में है। स्टेडियम पंचकुला के साथ गुरुग्राम करना बच्चों, वो गलती से यमुना नगर में तो हर्बल पार्क है। चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम पंचकुला के साथ काम पर रहेगा गुरुग्राम में। लेकिन HSSC पंचकुला वाले को महत्व ज्यादा देती है। चौधरी देवीलाल हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो देश के उप प्रधानमंत्री बने और चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। जब 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया तो उस टाइम ये उप प्रधानमंत्री होते थे। ये चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन इन्होंने पद का लालच नहीं किया। और चौधरी देवीलाल को किसानों का मसीहा कहा जाता है, ताऊ कहा जाता है, जन नायक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुढ़ापा पेंशन भी इन्होंने शुरू की थी और किसानों को जो ऋण था उनको भी इन्होंने माफ किया था। किसान के ट्रैक्टर को भी इन्होंने चालान मुक्त करवाया था। आगे आता है करनाल में स्थित पर्यटन प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल में। बड़खल झील पूछे तो फरीदाबाद में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? फरीदाबाद में। ये आता है बड़खल झील पर सिंचाई कार्य कब शुरू हुआ था? 1947 में बड़खल झील पर सिंचाई कार्य शुरू हो गया था। तिलियार झील है ना ये तिलियार कर लेना रोहतक में हो जाएगी। रोहतक में। सुल्तानपुर झील है ना ये फरुखनगर गुरुग्राम में हो जाएगी। कर्ण झील करनाल में हो जाएगी। इस प्रकार से ये सारी चीजें आप याद कर लेना बच्चों। आगे क्वेश्चन आता है हरियाणा में हीरो होंडा साइकिल बनाने का कारखाना कहां पर रहेगा? तो ये बच्चों कहां पर होता था? दारूहेड़ा रेवाड़ी में। कहां पर होता था बच्चों? दारूहेड़ा रेवाड़ी में। हीरो और होंडा अब क्या हो गए हैं? दोनों अलग हो गए हैं। तो हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहां पर रहेगा? दारूहेड़ा रेवाड़ी में। हरियाणा में कुल कितने नगर निगम हैं? तो हरियाणा में कुल कितने नगर निगम रहेंगे? 10 नगर निगम रहेंगे बच्चों। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। एक आता है एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में रहेगा? तो 51 शक्तिपीठों में शामिल भद्रकाली शक्तिपीठ। ये भी आ सकता है कितने शक्तिपीठों में शामिल है बच्चों? 51 शक्तिपीठों में शामिल है। 51 शक्तिपीठों में शामिल भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? राव तुलाराम का संबंध कहां से था? रेवाड़ी से था। वीर भूमि कहा जाता है, पीतल नगरी कहा जाता है, अंबाला को साइंस सिटी कहा जाता है। और मेवात में पहला चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट पहला कहां पर खुला था? मेवात में। और मेवात से किस नेता के इमोशन जुड़े हुए थे? महात्मा गांधी ने मेवात में सत्यमेव जयते का नारा दिया था। आगे आता है फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की खोज की थी? ऑप्शन में हिसार है तो हिसार के साथ चले गए। फतेहाबाद भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। सिरसा में फिरोज शाह तुगलक ने अरनी खेड़ा बसाया था। मीठातल भिवानी में है, वहां पर समुद्र ये जो आपके समुद्रगुप्त कालीन सिक्के और कुषाण कालीन सिक्के मिले थे। पानीपत में काला अम्ब है जहां पर तीसरा युद्ध लड़ा गया था पानीपत का। हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। गुरुग्राम को सोलर सिटी और मेडी सिटी के उपनाम से जानते हैं बच्चों। आगे आता है किस वर्ष कोलंबस ने वेस्ट इंडीज की खोज की थी? ठीक है, तो कोलंबस ने ना 1492 में, यानी कोलंबस है ना बच्चों अगर आए ना ये किसकी खोज करने के लिए निकला था? भारत की खोज करने के लिए निकला था। और भारत की खोज करने का श्रेय जाता है वास्को डी गामा को। 1498 में ना वास्को डी गामा कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। और ये कहां पर आया था? ये पुर्तगाली नाविक होता था
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी, ये है ना कालीकट बंदरगाह पर आया था और अब्दुल मिनक नामक एक व्यक्ति की सहायता से ये आया था। और इसका स्वागत है ना किस राजा ने किया था, राजा जेमोरिन ने इसका क्या किया था, स्वागत किया था। और ये जाते टाइम भारत से ना काली मिर्च ले गया था और इसका जितना खर्चा लगाना तो उस काली मिर्च से इसने कितना गुना प्रॉफिट कमाया, 60 गुना। और दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1502 में दोबारा भारत आया था। तो ये याद कर लेना बच्चों, पुर्तगाली है ना 1498 में सबसे पहले आए थे और 1961 में सबसे लास्ट में गए थे, ये याद कर लेना। आगे बच्चों ये रचना है अमुत बाव यदा, पुस्तक किसने लिखी है, ये कृष्ण देव राय ने लिखी है। किसने लिखी है बच्चों, कृष्ण देव राय। और कृष्ण देव राय है ना किस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा होता था, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्ण देव राय होता था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में हुई थी। किसने की थी गुरुजी, हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, 1336 में की थी। आगे आता है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहर कौन सा है, तो बच्चों हिसार भी है और इसमें फतेहाबाद भी है। ठीक है, तो इसमें है ना मतलब आप किसके साथ जाना बच्चों, अब है ना ये फतेहाबाद, हिसार से पहले आपको फतेहाबाद के साथ जाना है। वैसे बसाए दोनों थे, गलत दोनों भी नहीं है, लेकिन ना HSSC किसको मानेगा, फतेहाबाद को मानेगा। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा रहेगा, तो आपको फतेहाबाद के साथ जाना है। ये कलरक वाले पेपर में आया था, गलत हिसार भी नहीं है, लेकिन ये 1351 में इसने क्या बसाया था, फतेहाबाद बसाया था। तो इसको आप हिसार की जगह बच्चों फतेहाबाद कर लेना। गलत तो हिसार भी नहीं है, लेकिन फतेहाबाद 1351 में बसाया था और हिसार 1354 में बसाया था। हिसार फिरोज शाह तुगलक ने कब बसाया था, 1354 में, अपने बेटे फतेह खान की याद में फतेहाबाद बसाया था 1351 में। और हिसार में गुजरी महल है, लाट की मस्जिद भी है। ठीक है, आगे आता है 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का क्या कारण था, तो कई कारण थे। एक तो है बच्चों नेतृत्व का न मिलना, बिल्कुल था। सशस्त्र प्राप्त मात्रा में नहीं थे, शस्त्र नहीं थे। अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी थे। और हरियाणा की ना ये रियासतें होती है जींद नाभा, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रियासतें थी जींद नाभा पटियाला। और इसने ना किसका साथ दिया था, इन तीनों रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए भारत 1857 की क्रांति को हार गया था। तो ये भी याद कर लेना। आगे आता है पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवित्तीय गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित कर दिया था, तो इन्होंने अपनी गतिविधियों को रोहतक में केंद्रित कर दिया था। इन्हें पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को केलंगा गांव में हुआ था। केलंगा गांव रोहतक में होता था, बाद में कहाँ आ गया था, भिवानी में आ गया था। तो इन्होंने ना पंडित नेकीराम शर्मा को एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि पंडित जी आपको ना भूमि का एक टुकड़ा ले लो और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज मत उठाओ। तो पंडित नेकीराम शर्मा ने एक बात बोली थी, मुझे तो भूमि का एक टुकड़ा नहीं, मुझे तो संपूर्ण भारत की क्या चाहिए, भूमि चाहिए। ये बोलने वाले कोई और नहीं थे, पंडित नेकीराम शर्मा होते थे। बच्चों जो ट्विटर ऑफ हरियाणा में थोड़ी बहुत मिस्टेक है ना, साथ साथ प्रिंटिंग वो साथ साथ आपको सोल्व करवाता रहूंगा। 25-30 हजार क्वेश्चन में ना ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक का होना लाजमी है, फिर भी आपसे मैं माफी चाहता हूँ, ये मैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। संदीप खासा सर के नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, वो आपको फाइल भेज देंगे एक्यूरेट वाली, चिंता मत करना। बस आप जॉब लग जाना। ट्विटर ऑफ हरियाणा की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और आपका ग्राम सचिव का एग्जाम अब तो 1 महीना मिल गया ना, 9 और 10 जनवरी को है। तो चिंता मत करना बच्चों, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी को ना चाहिए ना तो दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मेरा 499 रुपए का एक कोर्स चल रहा है, उसमें कंप्लीट हरियाणा जीके मिलेगी बच्चों, कंप्लीट आपको इंडिया जीके मिलेगी, अपडेटेड हरियाणा जीके विद करंट अफेयर रहेगी और एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सारा का सारा कुछ है ना उसमें आपको मिल जाएगा। कुछ वर्ल्ड जीके की भी टॉपिक, स्टैटिक जीके, वो अच्छा लगे तो देख लेना। दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ भी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा बच्चों। जल्दी ये पूरे होते ही ना सीरीज, फिर इंडिया जीके की भी एक सीरीज मैं स्टार्ट कर दूंगा, चिंता मत करना। आप सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन हमारे लिए महत्व रखेगा। हरियाणा में खालिस्तान ये पूछा गया था बच्चों, हाँ ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा में नगर निगम कहाँ, ये कहाँ पर गया,
हाँ, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर स्थित है? तो प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर स्थित रहा है? आपका झज्जर में है। तो बच्चों ये फार्म वाला भी किताब में डाला हुआ है, जैसे वो हर्बल पार्क वाला भी आया था ना। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर स्थित नहीं है? तो प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर स्थित है? नहीं है, नहीं है तो कहाँ पर रहेगा? झज्जर में। हिसार में, फरीदाबाद और हिसार में दो क्या रहेंगे? पर्यावरणीय न्यायालय रहेंगे। कर्ण झील कहाँ पर रहेगी? करनाल में। फतेहाबाद किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर रहेगा? आपका झज्जर में रहेगा। ये क्वेश्चन बच्चों कलरक के एग्जाम में आया था। राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिण हिस्से में रेवाड़ी है? तो ये कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस टाइप के भी बच्चों क्वेश्चन आजकल पूछे जाने। इस क्वेश्चन का वैसे कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन एचएसएससी है ना, इसका पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन है पूछ ले, तो हर लेवल के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा। आगे आता है सरफ दमन किस नगर का प्राचीन नाम होता था? तो सरफ दमन है ना बच्चों, सफीदों का क्या होता था? प्राचीन नाम होता था। और यहाँ पर ना राजा जन्मेजय ने, राजा जन्मेजय ने ना इसने कौन सा यज्ञ करवाया था? सर्प दमन यज्ञ करवाया था, क्योंकि इनके पिता परीक्षित को सांप ने काट लिया था। सांपों से बदला लेने के लिए इन्होंने एक सर्प दमन यज्ञ करवाया था, तो ये याद कर लेना। आगे आता है भारत सरकार, ये देखो कलरक वाला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? एचएसएससी ने क्या माना? 1953। वैसे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 दिसंबर 1953 में हुई थी। लेकिन एचएसएससी है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब मानता है? 1954 मानता है। तो ये कर देना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। आगे आता है हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2004 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। 2009 को हमने किसान वर्ष के रूप में, किसान वर्ष के रूप में बनाया, और 2006 को हमने बालिका वर्ष के रूप में मनाया। तो ये भी याद कर लेना। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। 22वां जिला कौन सा रहेगा? चरखी दादरी किससे अलग होकर बना? भिवानी से अलग होकर बना। आगे आता है सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो एटलस साइकिल के लिए। अब बच्चों बड़ी दुख की बात है, और एटलस साइकिल ने अपना उद्योग भी उस दिन बंद किया जिस दिन बच्चों जून के महीने में विश्व साइकिल दिवस होता था। तो बड़ा दुख होता है बच्चों। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एटलस साइकिल के लिए। सीमेंट के लिए सूरतपुर अंबाला वाला भी फेमस है, और सूती वस्त्र के लिए आपका पानीपत बुनकरों का शहर है। कार के लिए आपका गुरुग्राम विंटेज कार रैली भी लगती है। तो आगे आता है लाहौर में उच्च न्यायालय कब बना था? तो लाहौर में ये पंजाब हाई कोर्ट है ना, 1919 में बना। और अधिनियम पूछे ना, किस अधिनियम के तहत बना? 1915 के। और पहले भारतीय न्यायाधीश कौन होते थे? सर शादीलाल। सर शादीलाल है ना, पंजाब हाई कोर्ट के क्या होते थे? पहले भारतीय न्यायाधीश कौन होते थे? सर शादीलाल होते थे। तो ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों भिंडावास वन्य जीव अभियान कहाँ पर रहेगा? तो भिंडावास वन्य जीव अभियान भी झज्जर में रहेगा, और खप्परवास वन्य जीव भी अभियान भी झज्जर में रहेगा, और नाहर वन्य जीव अभियान रेवाड़ी में रहेगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में रहेगा, फरीदाबाद में नहीं है बच्चों कोई अभियान। आगे आता है पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान पर यमुना नदी से निकाली जाती है? ताजेवाला। ठीक है, ताजेवाला से ना पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यूपी में चली जाती है, और पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में सिंचाई करती है। आगे आते हैं हरियाणा पुलिस, ये पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो है ये हरियाणा पुलिस के डिपार्टमेंटल का पूछा गया है, कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। पंचकुला में एचएसएससी का हेडक्वार्टर, एचपीएससी का जितने भी हेडक्वार्टर है ना, वो पंचकुला में है। पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र को बच्चों धर्म नगरी बोला जाता है, और हिसार को स्टील सिटी बोला जाता है, अंबाला को साइंस सिटी बोला जाता है, पंचकुला ट्राई सिटी के अंतर्गत आता है, चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला। हरियाणा में पहला कागज कारखाना किस वर्ष लगाया गया था? ये 1929 में हरियाणा में पहला कागज कारखाना लगाया गया था। और 1929 में ही ना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार बन जाता है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने ना
और राज भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेंबली में क्या फेंका था, बॉम्ब फेंका था, तो याद कर सकते हो। अरे 1949 में ना राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं, 1949 में सच्चर फार्मूला लागू हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था, और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। आगे आता है हरियाणा में कपड़ा कालीन और कालीन का शहर कौन सा है, तो ये पानीपत रहेगा। पानीपतों को बच्चों बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। सिटी ऑफ हैंडलूम भी आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो सिटी ऑफ हैंडलूम भी किसको कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है। आगे आता है 1937 में हरियाणा के किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल लगी थी, तो ये कहां पर लगी थी बच्चों, भिवानी में लगी थी। गुरुग्राम को मेडी सिटी बोलते हैं, सिरसा को सेरिस्कम कहा जाता था, करनाल को कर्ण नगरी बोला जाता है, हरियाणा का पेरिस बोला जाता है, और भिवानी मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी है। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है, वैसे वाणिज्य फसल बच्चों गन्ना भी है, कपास भी है। HSSC ने ना कपास को क्या माना था, वाणिज्यिक फसल माना था। वैसे है ना गन्ना आए ना तो गन्ना भी क्या रहेगी, आपकी वाणिज्यिक फसल रहेगी, कपास भी वाणिज्यिक फसल रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन है तो दोनों ठीक है, लेकिन चूज आपको क्या करना पड़ा, कपास करना पड़ा। आगे आता है हरियाणा में स्वर्ण नगरी कौन सी है, स्वर्ण नगरी या सोने की नगरी सोनीपत को कहा जाता है, और सोनीपत को ना किस नाम से जाना जाता था, सोनप्रस्थ के नाम से, और पानीपत को पानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ये भी आया था। रोलेट एक्ट अधिनियम कब आया था, तो ये 21 मार्च 1919 को कौन सा अधिनियम आया था, रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है बच्चों, काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता था, काला कानून। इसमें ना ना अपील ना दलील और ना वकील। इसमें ना हम ना तो अपील कर सकते, ना दलील कर सकते, और ना वकील कर सकते। ये क्या होता था, काला कानून होता था। आगे आता है बच्चों, इसी के खिलाफ में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और असहयोग आंदोलन जब असफल हो जाता है, चोरा चोरी की घटना के बाद, जो आपका चोरा चोरी की 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई थी, उसके बाद है ना महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापिस ले जाते हैं। उसकी असफलता पर एक स्वराज्य पार्टी बनती है 1923 में, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और MC केलकर बनाते हैं। ठीक है, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है, ये बाढ़ नहीं, बाढ़ कर लेना, बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। हरियाणा की किस सीमा पर यमुना नदी बहती है, तो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। और सिंचाई की दृष्टि से ना हरियाणा की सबसे प्रमुख रिवर कौन सी रहेगी, यमुना नदी रहेगी। यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, और ताजेवाला और अथनी कुंड बैराज यमुनानगर से प्रवेश करती है। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के पास, तो वो तो गुरुग्राम में है, लेकिन ये यमुना नदी कलेसर नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है, जो यमुनानगर में है। आगे आता है हरियाणा में गर्मी का मौसम कब होता है, तो हरियाणा में गर्मी है ना अप्रैल से जून के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है, और जनवरी महीने में ठंड ज्यादा पड़ती है। अकबर खालिस्तान का पुत्र था, तो अकबर के पिता का नाम क्या था, हुमायूं था। हुमायूं के पिता का नाम क्या था, बाबर, और बाबर के पिता का नाम क्या था, हुमर शेख मिर्जा। याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। जहांगीर, देखो थोड़ा सा इनमें क्वेश्चन आएगा, देखो मैं बता देता हूँ इनमें ना, जो ऑप्शन के हिसाब से जहांगीर के पिता का नाम तो था अकबर, अकबर के पिता का नाम होता था हुमायूं, हुमायूं के पिता का नाम होता था बाबर, और बाबर के पिता का नाम होता था उमर शेख मिर्जा। क्या होता था, उमर शेख मिर्जा। और शाहजहां है ना, वो किसका बेटा होता था, जहांगीर का बेटा होता था शाहजहां। और शाहजहां का बेटा कौन होता था, औरंगजेब होता था। कौन होता था, औरंगजेब। तो इस हिसाब से बाप और बेटे का भी, जैसे सम्राट अशोक है ना, वो बिंदुसार का क्या होता था, बेटा होता था, और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होता था, पोता होता था। तो ऐसे याद कर सकते हैं। आगे आता है हवेन स्वांग खालिस्तान के शासनकाल के दौरान आया था, तो हवेन स्वांग है ना भारत, महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हवेन स्वांग कहाँ आया था, भारत आया था। भारत पूछे तो 629 ईस्वी में आया, और हवेन स्वांग पूछे ना हरियाणा कब आया, तो हवेन स्वांग भारत तो 629 में आया, हवेन स्वांग हरियाणा में 634 ईस्वी में आया, और 644 ईस्वी तक रहा। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। CU की उसकी क्या होती थी, पुस्तक होती थी। आगे आता है भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये बच्चों क्वेश्चन आया हुआ था ना,
अभी तो भैंस वर्तमान में हिसार में पाई जाती है, लेकिन जब HSSC ने पूछा था या 2012 की जनगणना के अनुसार है ना, वो वैसे तो भैंस है ना जींद में भी पाई जाती है, ऑप्शन में नहीं था, तो हमें किसके साथ जाना पड़ा, क्योंकि पशुधन है ना भिवानी में ज्यादा था और इस बार पशुधन है ना हिसार में ज्यादा है। तो उस टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन दिया गया है 2012 के हिसाब से। आगे आता है हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए गहना परली को कहां पर पहनती है, तो परली है ना ये नाक में पहना जाने वाला गहना रहेगा। हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है, तो ये कहां पर है, गुरुग्राम में रहेगी। कहां पर रहेगी, गुरुग्राम में। आगे आता है बच्चों मोरनी और टिपरा श्रेणियां को खालिस्तान अलग करते हैं, तो घग्गर नदी है ना ये मोरनी और टिपरा श्रेणियों को क्या करती है बच्चों, अलग करती है। आगे आता है महाराजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा था, तो नागानंद लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, नागानंद। महाराजा हर्षवर्धन के नाटक रत्नावली होता था, नागानंद होता था और प्रियदर्शिका होता था। और बाण भट्ट ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम हर्षचरित्र होता था। आगे आते हैं हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है, तो स्टील सिटी किसको कहा जाता है बच्चों, हिसार को कौन सी सिटी कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है, ये याद कर लेना। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था, 8 अगस्त 1942 को चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन में ना मुख्य भूमिका हरियाणा से निभाई थी अरुणा आसफ अली ने। किसने निभाई थी, अरुणा आसफ अली ने निभाई थी। और अरुणा आसफ अली का संबंध कहां से होता था, पंचकुला से होता था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली हरियाणा की महिला कौन थी, अरुणा आसफ अली। इन्हें बच्चों ये भी आता है, क्या कहा जाता है, तो अरुणा आसफ अली को ना हीरोइन ऑफ 1942 से कहा जाता है, अरुणा आसफ अली को, जिनका संबंध पंचकुला से होता था। वैसे महात्मा गांधी ने जब ये आंदोलन शुरू किया ना, इसी में डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। और महात्मा गांधी को पूना के जो आपका जो ये मुंबई के ग्वालिया टैंक से आंदोलन शुरू हुआ था, तो आगा खा पैलेस में महात्मा गांधी को नजरबंद कर दिया जाता है। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम है ना राम जैसे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को और उसमें ना एक उषा मेहता नामक एक लड़की ने जो रेडियो का काम किया था। और उसी आंदोलन में पार्ट किसने लिया था, अरुणा आसफ अली। और कई किताबों अरुणा आसफ गांगुली भी इनका पूरा नाम है। ठीक है, आगे आता है हरियाणा विधानमंडल में पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है, तो ये मैंने आपको बताया ना 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में ना देखो संघ सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय होते हैं, समवर्ती। तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी, 7वीं अनुसूची हो जाएगी। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपकी चट्टानी मिट्टी है ना पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर चट्टानें मिलेगी, तो चट्टानी मिट्टी है ना कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा, लाख की चूड़ियों के लिए फेमस रहेगा। और महेंद्रगढ़ है लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, खनिज का शहर भी कहा जाता है। आगे आता है सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो ये 1960 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति पूछे तो 1966-67 में आई थी। और सबसे ज्यादा गेहूं के और 1 एकड़ में ना 2222 किलो गेहूं का रिकॉर्ड बना था। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार 2014-15 में भारत का मछली उत्पादन में कौन सा स्थान था, दूसरा स्थान था। आगे आता है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, वो अलग है। और कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम है ना बच्चों 1963 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, ये कुछ इंडिया जीके के क्वेश्चन है जो HSSC ने पूछे हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना बच्चों 1958 में हुई थी, याद कर लेना 1958 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर रहेगा, देहरादून में रहेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, आगे आता है सघन पशु विकास कार्यक्रम, ये 1964-65 के दौरान चला था, बहुत बार पेपर में आता है। इंडिया जीके में ये टॉपिक है ना और डिटेल से मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, आगे आता है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर रहेगा, ये जयपुर में रहेगा। भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली कौन सी थी, पतन
जामनगर, ये हरित क्रांति की जन्म स्थली थी। और हरित क्रांति है ना, इसके स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को इसका जनक कहा जाता है। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। हरित क्रांति है ना 1965 में जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, उससे पहले चीन ने आक्रमण कर दिया, तो हमारी पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हो गई थी ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो चकनाचूर हो गई थी उसको संभालने के लिए आई थी। गेहूं हमने कहां से मंगाया था? मैक्सिको से मंगाया था। आगे आता है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? ये झांसी में रहेगा। भारतीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय कहां पर रहेगा? हैदराबाद में रहेगा। ये वो क्वेश्चन है जो HSSC ने इंडिया जीके के पूछे हैं बच्चों। किसके उपचार के मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना है? तो ये बच्चों हेपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस सी को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? काला पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछ लेगा, हेपेटाइटिस सी को किस नाम से जाना जाता है? तो हेपेटाइटिस सी को ना काला पीलिया के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा सकता है। आगे आता है मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चंद्रूप का निधन हुआ। उनका संबंध किस खेल से था? तो कैप्टन चंद्रूप का संबंध है ना किससे था बच्चों? कुश्ती से इनका संबंध होता था। आगे आता है ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ पर माना जाता है? तो हम बच्चों समझौते हैं ना इजराइल के साथ बहुत करते हैं, खेती से जुड़े हुए समझौते, तो इजराइल है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। इसके जन्मदाता कौन थे? MS स्वामीनाथन को इसका जन्मदाता कहा जाता है। अब किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ना, किसान ये भी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को ना मंजूरी मिल जाए, ठीक है। तो ये एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ठीक थे। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? तो शीतला अष्टमी को जो उत्सव होता है ना उसको बासोड़ा कहा जाता है। सोमती अमावस के लिए ना पांडवों ने क्या किया था? तप किया था, तब सोमती अमावस नहीं आई थी। तीज नृत्य ये सावन के महीने में किया जाता है, महिला प्रधान नृत्य है। और गोगा नवमी है ना ये भादव महीने में आती है। और जो छड़ी नृत्य गोगा नवमी से संबंधित है। जहारवीर, अगर ये जो गोगा नवमी किस देवता के लिए मानी जाती है बच्चों? जहारवीर गोगा जी, जहारवीर गोगा जी के लिए है। और इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु गोरखनाथ था, गुरु गोरखनाथ। गोगा जी का वाहन पूछे तो कौन सा घोड़ा रहेगा? नीला घोड़ा रहेगा। और गोगा जी है ना ये किसके देवता माने जाते हैं? सर्प के देवता माने जाते हैं, सांपों के देवता। बाछल इनकी माता का नाम होता था, ठीक है। तो गोगा जी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। इनसे नृत्य है तो ये छड़ी नृत्य का संबंध गोगा नवमी से रहेगा बच्चों, एग्जाम में पूछा जा सकता है बहुत बार। आगे आता है हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? तो पंडित श्री राम शर्मा का जो समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा तिलक। और बच्चों हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? ये याद कर लेना, हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी की उपाधि तो मिली थी पंडित नेकी राम शर्मा को, पंडित नेकी राम शर्मा को हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी। और हरियाणा केसरी जो समाचार पत्र था ना वो बच्चों जो आपका एक CM होता था बनारसी दास गुप्ता, उनका क्या होता था? एक समाचार पत्र भी होता था, हरियाणा केसरी होता था। तो ये याद कर लेना बच्चों, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसका है? पंडित श्री राम शर्मा का। नेकी राम शर्मा का संदेश होता था। ये बच्चों राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से होता था, लाला हरदेव शाह हिसार से, ठीक है। आगे आता है बच्चों पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी होनी चाहिए? 8वीं पास होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? 8वीं पास। आगे आता है पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? ये मुरथल में हुई थी। मुरथल कहां पर है? सोनीपत में रहेगा। और मुरथल के आपसे ये भी पूछा जाए क्या फेमस रहेंगे, तो मुरथल के बच्चों जो परांठे है ना वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आगे आता है तुलिका गांगुली टेलीविजन व्यक्तित्व तथा प्लेबैक सिंगर का जन्म कहां पर हुआ? तो तुलिका गांगुली का संबंध फरीदाबाद से है। सोनू निगम का संबंध फरीदाबाद से है, पार्श्व गायक है। निम्न में कौन हरियाणा के कालिदास है? तो बच्चों दीपचंद बेमन है ना ये हरियाणा के क्या है? कालिदास भी है और ये शेक्सपियर भी है। वैसे हरियाणा का कालिदास बच्चों पंडित लक्ष्मी चंद भी है, लेकिन ना दीपचंद बेमन क्या है? हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर। तो अरे ये क्वेश्चन है ना यहाँ कालिदास के साथ है
शेक्सपियर भी लगा लेना, क्योंकि यह बच्चों हरियाणा का कालिदास है ना, दो व्यक्ति है, पंडित लक्ष्मीचंद भी है और दीपचंद बेमन भी है। और दीपचंद बेमन है ना कालिदास के साथ हरियाणा के क्या रहेंगे, शेक्सपियर। सांग का जन्मदाता किशन लाल भट्ट को कहा जाता है, संबंध उत्तर प्रदेश से इनका संबंध होता था। ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे आता है, निम्न में किस तल पर राजसी मुकुट मिला है। राजा का मुकुट कुणाल फतेहाबाद से मिला है, और ये मुकुट बच्चों सिंधु सभ्यता से भी या हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता का मुकुट है। हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी है, पंजाबी है। चौधरी जो आपका बंसीलाल ने दूसरी लैंग्वेज तमिल को घोषित कर दिया था, ये याद कर लेना। लेकिन ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी पंजाबी को घोषित किया। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क आ गया ना यमुनानगर में, कहां पर रहेगा बच्चों, यमुनानगर में रहेगा। आगे आता है, हरियाणा में सर्वप्रथम शिक्षा अभियान के कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिकता उत्तरदायी थी। तो बच्चों ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद है ना, इसके लिए क्या रहेगी, प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी रहेगी बच्चों। आगे आता है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में कौन सा उत्कलन क्षेत्र सही सुमेलित है। मीठातल भिवानी बिल्कुल सही है। राखी गढ़ी फतेहाबाद नहीं, हिसार आएगा। बनावली यमुना नगर नहीं, फतेहाबाद आएगा। सीसवाल कुरुक्षेत्र नहीं, हिसार आएगा। तो मीठातल भिवानी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है, ये राई सोनीपत में। इसके वीसी है ना वो कपिल देव को बनाया गया था। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये 1973 में बनी थी। आगे आता है, 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। पार्टी पूछे तो हरियाणा विशाल पार्टी। इनके टाइम में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और ये राव तुलाराम के क्या होते थे, वंशज होते थे। आगे आता है, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य को भारत के कुल क्षेत्र का कितना है। तो हरियाणा भारत के कुल क्षेत्र का बच्चों वैसे 1.34 है, लेकिन इसने 1.4 दिया तो HSSC ने 1.4 मान लिया। वैसे हरियाणा भारत का 1.34 है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो 32,87,263 का कितना रहेगा, 1.34 है। लेकिन HSSC ने एग्रीगेट पूछ लिया था, 1.4% रहेगा। तो बच्चों आज हमने ना लगभग, आज ऑफलाइन क्लास थी ना इसलिए कमेंट नहीं लिए, तो लगभग 500 प्लस क्वेश्चन आज डिस्कस है किए हैं। एग्जाम आगे होने से ना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो बच्चों इस एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज करना है, आपको पढ़ना है, हर हाल में आपको पढ़ना है, क्योंकि जॉब का कोई अल्टरनेट बच्चों नहीं होता। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़कर जॉब लग जाओ। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो कैसी लगी आप सभी बच्चे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।